हेलो एवरीवन। तो मैं राहुल कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल तीव्रा पर। तो देखिए, आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेने वाले हैं। और लेक्चर नंबर 2 में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है। लॉ ऑफ मास एक्शन के अलावा हम लोग देखेंगे कि रेट कांस्टेंट क्या होता है, कितने टाइप के रेट कांस्टेंट होते हैं, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, या फिर रेट कांस्टेंट को हम लोग कहाँ पर और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं कि भाई इसकी वैल्यू स्मॉल है या लार्ज है। तो राइट, चलिए, तो अब जरा आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है भाई। आप लोग जानते हो वैसे तो मेरे बारे में। आई एम राहुल कौशिक। आई वर्क इन बंसल क्लासेस कोटा फॉर कंटिन्यूस 10 ईयर्स। तो मैंने 10 साल वहाँ पर काम किया एज ए टीचर। और लास्ट के 5 साल आई वॉज हेड ऑफ डिपार्टमेंट देयर एंड आई हैव मेंटर्ड 2000+ IITs। तो मैं अपनी जो भी नॉलेज है वो यूट्यूब के थ्रू आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ एंड आई होप यू गाइज आर एंजॉइंग इट। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं भाई आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग जस्ट अ मिनट, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट ऑफ यू। तो व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? तो भाई पहला सवाल यही उठता है कि हमें ये लॉ ऑफ मास एक्शन की जरूरत क्यों पड़ी भाई? व्हाट इज दिस लॉ ऑफ मास एक्शन? तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन की अगर मैं बात करूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन की, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि मैंने कोई रिएक्शन लिखी A+B, कलर चेंज कर लेता हूँ, इट इज गिविंग यू प्रोडक्ट। मान लीजिए मैंने ये लिखा, तो होता क्या था कि ये जो A+B है और आपको प्रोडक्ट दे रहा है, हमें ये नहीं पता था कि ये A+B कितने टाइम में खत्म होगा, ए कितने टाइम में बी खत्म होगा, कितने टाइम में प्रोडक्ट बनेगा, या कितने टाइम में रिएक्शन 50% होगी। इनमें मैथमेटिकल क्या रिलेशनशिप है ए बी और टाइम में? तो अभी तक हमारे पास हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और ये सारी चीज़ें। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो उस दौरान ए और बी में इनकी कॉन्सेंट्रेशन एग्जैक्टली किस तरह अफेक्ट करेगी। हमें इन रिएक्टेंट को रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेट करना है, रिएक्टेंट्स को रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेट करना है। तो भाई अल्फा और बीटा कुछ मैंने बोल दिया। तो बेसिकली यही लॉ ऑफ मास एक्शन है कि ये मैंने रिएक्टेंट लिखे ए और बी और ये प्रोडक्ट लिखा, ये रेट ऑफ रिएक्शन है। तो रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्टेंट पर किस तरीके से डिपेंड करता है। मान लीजिए मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो इस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। मान लीजिए मैंने बी की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यही है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो जो लॉ ऑफ मास एक्शन है बेसिकली वो क्या है, वो एक एक्सप्रेशन है। जैसे अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन विल बी के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा, इस एक्सप्रेशन को ही मैं कहता हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन। तो व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? यहाँ पर ये आपको बता रही है, ये एक्सप्रेशन ही लॉ ऑफ मास एक्शन है। ये आपको बता रही है कि अगर आप ए की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट डबल होगा या 4 टाइम होगा। एक्चुअली अल्फा और बीटा पे डिपेंड करेगा। ये अल्फा और बीटा कहाँ से आएंगे, इनका नाम क्या है, तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं। यहीं पर आप लोग लिखिए व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन। दिस इज एन एक्सप्रेशन विच रिलेट्स द रेट ऑफ रिएक्शन टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट component and it is called rate law. Again, it is the expression which relates the rate of reaction to the active masses of reaction component. तो देखिए, जब मैं रिएक्शन कंपोनेंट कह रहा हूँ तो व्हाट डज दैट मीन। जब मैं रिएक्शन कंपोनेंट कह रहा हूँ तो इसका क्या मतलब है? मतलब वो रिएक्टेंट भी हो सकता है और वो प्रोडक्ट भी हो सकता है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर सिनेरियो लिया A+B गिविंग यू प्रोडक्ट्स, तो यहाँ जब मैं A+B से प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो देखिए क्या होगा। तो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर अल्फा एक्टिव मास ऑफ बी की पावर बीटा। अब आप सोच रहे होंगे सर ये एक्टिव मास क्या है? घबराइए नहीं, आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम इस एक्टिव मास को उन चीज़ों से रिप्लेस कर देंगे जो चीज़ आपके सिलेबस में है, राइट। तो आप सिलेबस में क्या, तो ज़रा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इसे ऐसे लिख देंगे, रेट इज इक्वल टू के इंटू एक्टिव मास ऑफ ए की पावर अल्फा एक्टिव मास ऑफ बी की पावर बीटा। तो ये अल्फा और बीटा कहाँ से आता है? एक्सपेरिमेंटली। ये क्या है? रेट कांस्टेंट। तो ये एक्सप्रेशन कहलाती है रेट लॉ। बट इस रेट लॉ में भी कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो आपके सिलेबस में नहीं है।
तो घबराए नहीं, हम उन सब चीज़ों को ऐसी चीज़ों से रिप्लेस कर देंगे जो सिलेबस में है। तो यहाँ पर ये रेट ऑफ रिएक्शन है, तो मैं लिख देता हूँ ए और ए बी, दीज आर एक्टिव मासेस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को ही हम लोग बोलते हैं रेट लॉ। तो रेट law, what is rate law? This is an expression which relates rate of chemical reaction with the active masses of reaction components। तो यहाँ पर ए और बी आगे मान लीजिए, तो कुछ भी आ सकता है, प्रोडक्ट भी इसमें अपियर हो सकता है, इनिशियली प्रोडक्ट नहीं होगा। तो ए और ए बी का मतलब पता पड़ गया। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ कि ये अल्फा और बीटा क्या है भाई। तो अगर मैं अल्फा और बीटा की बात करता हूँ, तो व्हाट आर अल्फा एंड बीटा? अल्फा और बीटा को मैं कहता हूँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड बी। तो जरूरी नहीं है, यहाँ पर मान लीजिए मैं कोफिशिएंट भी ले लेता हूँ। तो देखिए, जो आपने 11th में केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ा था, वहाँ पर क्या होता था, कोफिशिएंट पावर में चला जाता था। तो ये जरूरी नहीं है ए और बी इसकी पावर में जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे उसमें और इसमें कंफ्यूज रहते हैं। वो गुलबर्ग और वाजे ने दिया था, दैट वाज डिफरेंट, और ये डिफरेंट, ठीक है भाई। तो अब फिर हम आगे बढ़ते हैं। अल्फा और बीटा ये आते कहाँ से हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। दीज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटीज। तो ये आपकी चिंता ही नहीं रही कहाँ से आते हैं, ये आपको पेपर में दिए जाएंगे। तो एक्टिव मास ए और के बहुत सारे नाम है, के बहुत सारे नाम है। आप के को रेट कांस्टेंट बोलते हो, आप के को क्या बोलते हो, रेट कांस्टेंट बोलते हो। आप इसे वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोलते हो। दो नाम हो गए। तो एक और नाम होता है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। वो आप बोलोगे सर ये वाला नाम कहाँ से आया, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, ये वाला नाम कहाँ से आया? तो मैं अब आपको बताता हूँ। ये वाला नाम ऐसे आया कि अगर आप इन्हें यूनिटी रख दो, आगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन आएगी, अगर आप इन कॉन्सेंट्रेशन को यूनिटी रख दो, यानी 1 रख दो, ये भी 1 ये भी 1, तो रेट किसके बराबर होगा, के। तो रेट कांस्टेंट इज बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर यूनिटी। इसलिए हम इसका नाम क्या रख देते हैं, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो समझ जाना, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहीं लिखा है तो इसका मतलब आपको क्या दिया गया है, के, राइट। तो अब आपको के बारे में पता पड़ गया। अल्फा और बीटा मैं फिर बता रहा हूँ, दीज आर एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड क्वांटिटी, तो आपको इनकी चिंता नहीं करनी है। ये एक्टिव मास ऑफ ए है और ये एक्टिव मास ऑफ बी है, ये भी आपके हो गए। चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं अब जरा। अब हम इन्हें रिप्लेस करते हैं और कुछ ऐसी चीज़ों से रिप्लेस करते हैं जो चीज़ें आपके सिलेबस में हैं। तो क्योंकि ये तो सिलेबस में है नहीं, तो केस वन, केस वन क्या कहता है, इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस हम लोग क्या करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन के केस में एक्टिव मासेस को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन से रिप्लेस कर देंगे। तो लिख लीजिए, एक्टिव मासेस आर रिप्लेस्ड बाय कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। आप जानते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या होता है, मोल्स ऑफ ए ओवर बी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी क्या होगा, मोल्स ऑफ बी ओवर बी। मोलैरिटी ही है बेसिकली। तो हम लोग इन्हें रिप्लेस कर देते हैं कॉन्सेंट्रेशन से, क्योंकि लिक्विड सॉल्यूशन में और कोई हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं। बट अगर मेरे पास, मैं केस 2 की बात करता हूँ, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गैसेस, इन केस ऑफ गैसेस, तो देखिए गैसेस के केस में तो आप पार्शियल प्रेशर भी निकाल सकते हो, कॉन्सेंट्रेशन भी निकाल सकते हो। कैसे, जैसे इस कंटेनर में दो गैस ए और बी है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या होगा, मोल ऑफ ए बाय वी आर टी। तो पी ए को मैंने पिछली क्लास में बताया था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आर टी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक्टिविटी की जगह चाहूँ तो आई कैन राइट के इंटू ए रेज टू द पावर अल्फा, बी रेज टू द पावर बीटा, और मैं चाहूँ तो इसकी जगह के डैश पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर अल्फा, बी की पावर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो देखिए ये के और के डैश, क्योंकि फिर वैल्यू अलग आएगी। कोई वैसी बात है भाई, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ले लेते हैं, पार्शियल प्रेशर लिया, तो अब कॉन्सेंट्रेशन की जगह अगर आपको पार्शियल प्रेशर लिखना है तो आपको क्या लिखना होगा, पी ए बाय आर। तो यहाँ जब पी ए बाय आर टी करोगे तो आर टी कॉन्स्टेंट है, रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, तो वो इधर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक कोई डाउट है भाई? तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन आपको क्या करना है, इन केस ऑफ गैसेस
you can replace active masses by either concentration or partial pressure. और ये के अगेन रेट कांस्टेंट के बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैं थर्ड केस पर आता हूँ, केस 3। और ये थर्ड केस क्या कहता है, इन केस ऑफ प्योर लिक्विड्स और सॉलिड्स और एक्सेस सॉल्वेंट, तो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो एक्टिव मासेज हैं वो रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट रहते हैं। तो इन केस ऑफ प्योर सॉलिड्स, लिक्विड्स और एक्सेस सॉल्वेंट, देयर एक्टिव masses remain constant. Their active masses remain constant during a chemical reaction. अगर वो कांस्टेंट रहते हैं तो जैसे मैंने मान लीजिए ये लिखा ए प्लस बी, ये एक्वस है और मान लीजिए ये सॉलिड है, ये प्रोडक्ट बन गया। तो मेरी एक्सप्रेशन क्या थी, रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर, या मैं बेसिक से चलता हूँ, एक्टिव मास ऑफ ए की पावर अल्फा, एक्टिव मास ऑफ बी की पावर बीटा। अब ये प्योर सॉलिड आ गया या प्योर लिक्विड आया होता या एक्सेस सॉल्वेंट आया होता, तो अब मैं क्या बोलता हूँ कि भाई इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो एक्टिव मास है वो कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट है, तो हम इसे मर्ज कर देते हैं। कई बुक्स में ये भी लिख दिया जाता है कि यूनिटी होता है, वो भी ठीक है क्योंकि हमें कभी दिया तो जाएगा नहीं, तो या तो वो कांस्टेंट होगा या यूनिटी होगा, वो के में मर्ज होगा। एंड आई विल राइट इट लाइक इट, के डैश बी की पावर बीटा। तो हम लोग इसे अगर लिखना चाहें कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में तो बी रेज टू दी पावर बीटा। तो जब भी आपको कहीं एक्सप्रेशन में प्योर सॉलिड, लिक्विड या कुछ दिखे तो समझिए काम गड़बड़ है, राइट। तो अगर मैं कुछ भी कहता हूँ, अक्सर ऐसा वाटर के केस में होता है, मान लीजिए मैंने ऐसा कुछ कहा CH3 COH एक्वस प्लस H2O, तो अगर आप इस रिएक्शन को लिखेंगे, मान लीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम की ही कोई रिएक्शन है, मेरा इंटरेस्ट अभी इसमें है, तो अगर मैं इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखूंगा के इंटू, देखिए ये सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट की आप यूनिट रख दीजिए, जो भी आएगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COOH की पावर अल्फा आ जाएगी। मैंने एक जनरल एग्जांपल लिया क्योंकि यहाँ पर ये क्या था, सॉल्वेंट, तो मैंने कहा सॉल्वेंट का यूनिटी लेना है, प्योर सॉलिड आ जाए, प्योर लिक्विड आ जाए, तो उनका भी आपको क्या लेना है, यूनिटी लेना है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए भाई। और इतना होने के बाद अब आपको एक्टिव मास को कब किससे रिप्लेस करना है ये आपको अच्छे तरीके से पता पड़ता है, राइट। तो अब जरा मैं आगे बढ़ता हूँ, एक्टिव मास से अब हम लोग आगे चलेंगे। तो अब आपको समझ आ गई है कि अगर मैं ये एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा, इस एक्सप्रेशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रेट लॉ। क्या बोलते हैं, रेट लॉ। और इसमें जो अल्फा और बीटा होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर्स। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए होगा अल्फा, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी होगा बीटा। ये ऑर्डर कहाँ से डिटरमिन होते हैं, एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली बोल दिया तो मैंने आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर दिया, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल है तो यहाँ अब आपको दिमाग नहीं लगाना, ये पेपर में दी जाएगी वैल्यू इसकी जो भी आएगी, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हम यही बात कर रहे थे, मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन लिखी, दोबारा से लिख देता हूँ, एंड दिस रिएक्शन इज गिविंग यू प्रोडक्ट, एंड इफ दिस रिएक्शन इज गिविंग यू प्रोडक्ट तो योर रेट विल बी k इंटू ए रेज टू द पावर अल्फा एंड बी रेज टू द पावर बीटा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा अल्फा क्या है, दिस इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा क्या है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, और अल्फा प्लस बीटा क्या है, ओवरऑल ऑर्डर। समझ आ गया। तो अल्फा और बीटा एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन होते हैं। तो व्हाट इज ऑर्डर, तो देखिए जब मैं रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो उस एक्सप्रेशन में जो ये पावर्स आ रही हैं आप इनका सम कर दो तो आपको ओवरऑल ऑर्डर मिल जाए। तो व्हाट इज ऑर्डर, इट इज डिफाइंड एज सम ऑफ पावर्स of the molar concentration of the reaction components in experimentally determined rate equation। तो जो आपने एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया, जैसे कि हम रेट लॉ बोलते हैं, उसमें जो पावर्स हैं उनका जो सम करोगे और जो सम करने के बाद वैल्यू आएगी, दैट विल बी नोन एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये नोट कर लीजिए आप अपनी कॉपी में, इट इज डिफाइंड एज द
sum of powers of concentration of reaction component and experimentally determined rate equations or rate law, right? तो अब यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं, सर ये तो आपने बहुत बार बता दिया ये एक्सपेरिमेंटली आता है, ये नहीं बताया कि इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या क्या। तो अब हम उन पॉइंट पर भी आते हैं। तो पहले आप इतना लिख लीजिए भी, ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए, और वंस यू हैव रिटन डाउन दिस डेफिनेशन देन वी विल मूव फॉरवर्ड, राइट। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट ऑर्डर। पहला पॉइंट, इट इज डिटरमिन्ड एक्सपेरिमेंटली, मैं आपको बता चुका हूँ। दूसरा पॉइंट, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, फ्रैक्शनल। तो जो अल्फा और बीटा की वैल्यू है वो जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। फिर एक सवाल उठता है बच्चों के दिमाग में कि सर ये अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या ए के बराबर और बीटा की वैल्यू क्या बी के बराबर हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, पर ये कंपल्सरी नहीं है। केमिकल इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ते थे तो वहाँ हो ही जाती थी, केमिकल इक्विलिब्रियम जब आप पढ़ते थे तो वहाँ हो ही जाती थी। तो यहाँ पर ये बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है, बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है, राइट। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगर ये कंपल्सरी नहीं है तो दूसरी बात कि सर अगर मैंने कोई रिएक्शन लिखी तो अल्फा और बीटा की जो वैल्यू आई क्या हम उसे किसी तरह चेंज कर सकते हैं? मतलब क्या ऑर्डर किसी रिएक्शन का हमेशा के लिए फिक्स हो जाएगा? तो यहाँ मेरा आंसर होगा नहीं नहीं नहीं, किसी रिएक्शन का ऑर्डर भी चेंज हो सकता है अगर आप रिएक्शन कंडीशंस को चेंज कर दो। तो जरा आप इधर देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में चेंज ऑन चेंजिंग रिएक्शन कंडीशन। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मेरी एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें NO2 और CO मिलकर के CO2 और NO बना रहे हैं, ये सब क्रिप्ट में आएगा, राइट। 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर कराते हैं तो रेट लॉ एक्सप्रेशन ये आती है, दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 है। लेकिन अगर इसे 500 डिग्री सेल्सियस के नीचे कराते हैं तो ये आती है। यहाँ देखिए, अगर आप इस CO की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ CO आई नहीं। चलो अभी तो ओवरऑल ऑर्डर यहाँ भी 2 था और यहाँ भी 2 आ रहा है, लेकिन ये भी चेंज हो सकता था भाई। तो ओवरऑल ऑर्डर भी चेंज हो सकता है और टेम्परेचर या रिएक्शन कंडीशन चेंज करने पर और चीज़ें भी चेंज हो सकती हैं। जैसे यहाँ वो CO पे डिपेंड कर रहा था जब 500 डिग्री से ऊपर इस रिएक्शन पे वो करा रहे हो, 500 डिग्री से नीचे इसे करा रहे हो तो वो CO की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गए। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, चलो इस पे आने से पहले कुछ सिंपल प्रॉब्लम लेता हूँ। सिंपल प्रॉब्लम क्या है? अगर मैंने कहा H2 गैस Cl2 गैस, इट विल गिव मी 2HCl गैस, और यहाँ सनलाइट की प्रेजेंस में हुई तो दिस इज फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो यहाँ देखिए क्या होगा, मैंने आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दी K, तो अब मैं आपसे बोलूँ भाई ऑर्डर बताओ, मैं आपसे बोलूँ ऑर्डर के अलावा मुझे क्या बताओ, रेट कांस्टेंट बताओ, तो आप एकदम बोलोगे सर ऑर्डर तो जीरो है। मैंने कहा कैसे? कि अरे सर कुछ भी नहीं दे रखा, यानी ये जीरो होगा, ये भी जीरो होगा। मैंने कहा ठीक है। रेट कांस्टेंट आपने कहा K, मैंने मान लिया भाई। फिर मैंने एक और रिएक्शन आपको दे दी कि मुझे इसका बताओ। अब मान लीजिए कोई मैं से ही कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन ले लेता हूँ, हाइपोथेटिकल नहीं, तो ऑर्डर मुझे भी नहीं पता, बट थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ कुछ, तो वैसे मत मानना कि बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मैंने रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको लिख के दी K इंटू, तो आप यहाँ पर ऑर्डर क्या बोलोगे भी, और यहाँ पर रेट कांस्टेंट क्या बोलोगे? तो यहाँ पर ऑर्डर होगा 1 और रेट कांस्टेंट होगा K। तो देखिए, जब रेट लॉ एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखी हुई है तो आप एकदम रेट का रेट कांस्टेंट भी बता देते हो रिएक्शन का, और आप उसी रिएक्शन का ऑर्डर भी बता देते हो। बट प्रॉब्लम कहाँ से होगी? प्रॉब्लम होगी यहाँ से। अब मैंने आपको ये रिएक्शन दी, ठीक है, और जब मैंने आपको ये रिएक्शन दी तो अब क्या हो रहा है? मैंने कहा मुझे इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी बताओ और ऑर्डर भी बताओ। तो यहाँ तो प्रॉब्लम हो गई, ये अमोनिया ऊपर भी आ रहा है नीचे भी आ रहा है। एक्चुअली अभी तक जो रिएक्शन में देता था उसमें सिंपली K इंटू कुछ कंसंट्रेशन और उनकी पावर A B या अल्फा बीटा कुछ आ जाती थी, और यहाँ तो भैया कहानी ही गड़बड़ हो गई, ये तो एक्सप्रेशन ही कॉम्प्लिकेटेड आ गई।
तो वहाँ इसे रेट कांस्टेंट बोल देते थे, इन्हें ऑर्डर बोल देते थे। तो ये मैंने मन से प्रॉब्लम ली है। एक्चुअली इस प्रॉब्लम के थ्रू मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि इस रिएक्शन का अगर मैं पूछूं ऑर्डर क्या होगा, इस रिएक्शन का अगर मैं पूछूं रेट कांस्टेंट क्या हो, तो आपका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। यहाँ भी आपका आंसर होगा नॉट डिफाइंड। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दुनिया की हर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट भी डिफाइन हो और हर रिएक्शन का ऑर्डर भी डिफाइन हो। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये बात आप लोग दिमाग में रखना। तो ये मत सोच बैठना कि दुनिया की हर रिएक्शन का कोई ना कोई ऑर्डर होगा। इस रिएक्शन के लिए ना तो ऑर्डर डिफाइन है और ना रेट कांस्टेंट। वो तभी डिफाइन होता तब कुछ इस तरीके से लिखी होती। और ये जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है, ये मैंने आपको बताया, ये एक्सपेरिमेंटल आती है, इसमें ना आपका जोर चलता है ना मेरा जोर चलता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मतलब आईआईटी में इसकी प्रॉब्लम भी पूछी जा चुकी है। तो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बिकम ऑर्डर। अगर मैंने ये दे दिया कि रिएक्शन सिंपल है या एलिमेंट्री है, तो फिर मतलब आपकी प्रॉब्लम आसान होगी। कैसे आसान होगी, जरा इधर देखिए। यहाँ मैंने आपको ये लिख के दे दिया कि दिस इज एलिमेंट्री, क्योंकि आप शकल देखकर नहीं बता सकते। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या आप किसी रिएक्शन की शकल देखकर ये बता सकते हो कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स है। तो वहाँ मैंने बोला था कि नहीं, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो जब मुझे पता पड़ा कि ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ, कोई डेटा नहीं दिया तो मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि यहाँ पर जो रेट होगा ए की पावर ए, बी की पावर बी, तो जो कोफिशिएंट है वही अल्फा और बीटा बन जाएगा। राइट, तो ये बात आप लिख लीजिए। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बिकम्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट बिकम्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये मत कर देना कि उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सर, ऑर्डर 2 था और 4 कर दिया। राइट, ये चीज याद रखना। एनी डाउट? तो यहां तक आपका क्लियर होने के बाद अब आपको ये बात पता पड़ गई है कि अगर रिएक्शन एलिमेंट्री है तो जो उसके स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, वो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही आपके क्या बन जाएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। राइट, एनी इश्यूज? नो इश्यूज। चलिए, तो ये मैंने आपको बताया था यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो भाई आप रेट कांस्टेंट की यूनिट्स कैसे निकालेंगे। राइट, तो जरा इस पर आते हैं, जस्ट ए मिनट। चलिए, तो अभी हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या है, यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, किसी रेट कांस्टेंट की यूनिट्स क्या होंगी। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो देखिए, अगर मैंने एक रिएक्शन लिखी एन ए गिविंग यू बी, राइट, मैंने रिएक्शन लिख दी अपनी तरफ से। तो जैसे ही मैंने ये रिएक्शन लिखी, तो यहाँ पर आई विल से आपका जो रेट होगा वो रेट क्या हो जाएगा भाई, रेट आपका हो जाएगा के इंटू, बल्कि एन की जगह मैं ना ए ले लेता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, और यहाँ एन ले लेता हूँ कि भाई कोफिशिएंट ऑर्डर के बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूँ भाई, चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर मैं रेट की बात करूँ तो रेट की यूनिट्स क्या होंगी भाई, मोल सेकेंड इनवर्स। क्या होंगी, मोल सेकेंड इनवर्स। वहीं पर के, ये कॉन्सेंट्रेशन हो गया मोलर एन। तो आप लोग जानते हैं यूनिट एंड डायमेंशन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर जो होने वाला है वो ये है, एम की पावर 1 माइनस एन और एस, एस इनवर्स। राइट, तो अब ध्यान से देखिए, एन क्या था, एन था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एन क्या था भाई, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो के की जो यूनिट होंगी वो एन पे डिपेंड करेंगी, यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ एन जीरो, यानी कि जीरो ऑर्डर, तो जीरो ऑर्डर के लिए के की यूनिट क्या होंगी, एम एस इनवर्स। अगर मैं कहता हूँ एन वन, तो भाई के की यूनिट फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होंगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होंगी, एम। तो एम तो जीरो हो जाएगा, एम की पावर सेकेंड इनवर्स। देखिए जीरो ऑर्डर के लिए अलग और फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग।
ये ध्यान रखना कि यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट, तो जो के की यूनिट है वो ऑर्डर पे डिपेंड करती है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट कभी भी ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती। सिर्फ किसकी डिपेंड करती है भाई यूनिट्स? के की। ये बात आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखना। ओनली यूनिट्स ऑफ के डिपेंड अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, नॉट द यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन यूनिट्स आर ऑलवेज कांस्टेंट, या तो मोलर पर सेकेंड होंगी, या एटीएम पर सेकेंड होंगी, या पास्कल पर सेकेंड होंगी, दे विल बी कांस्टेंट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है के का? तो देखिए, अगर किसी रिएक्शन का आपने लिखा रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर है, के अगर लार्ज है तो रेट भी लार्ज हो, और रेट लार्ज होने का क्या मतलब है कि रिएक्शन विल बी फास्ट। तो अगर रिएक्शन फास्ट है, यानी मैं कह सकता हूँ लार्जर द वैल्यू ऑफ के, फास्टर विल बी द रिएक्शन। लार्जर द वैल्यू ऑफ के, फास्टर विल बी द रिएक्शन। तो जितनी के की वैल्यू बड़ी होगी उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी, जितनी के की वैल्यू स्मॉल होगी उतनी ही रिएक्शन क्या होगी? स्लो होगी, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। कौन कौन से फैक्टर हैं जो के को अफेक्ट करते हैं? तो देखिए, अगर आपने कोई रिएक्शन लिखी ए से बी, तो उस रिएक्शन को आप कैसे फास्ट कर सकते हो? या तो कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करके, या के को। तो के कैसे चेंज होगा मैं बता देता हूँ। के दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक तो कैटलिस्ट। तो देखिए, जब आप कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है, और कॉन्सेंट्रेशन तो नहीं बढ़ती है कि। तो कैटलिस्ट यूज़ करने से रिएक्शन का रेट क्यों बढ़ जाता है? यानी के की वैल्यू बढ़ जाती होगी। तो के की वैल्यू एक तो कैटलिस्ट पे डिपेंड करती है, और दूसरा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो देखिए, टेम्परेचर पे, नॉर्मली टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू बढ़ती है, इसीलिए किसी भी रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है भाई, ये चीज़ मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या हमेशा किसी रिएक्शन का रेट बढ़ेगा। 99% वो बढ़ता है, लेकिन फिर भी चांसेस है कि वो घट भी सकता है टेम्परेचर बढ़ाने पे। तो ऐसा क्यों होता है, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया के को दो फैक्टर अफेक्ट करते हैं, एक कैटलिस्ट और दूसरा टेम्परेचर। इनके अलावा के को कोई तीसरा फैक्टर अफेक्ट नहीं करता। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखिए, रेट कांस्टेंट कितने टाइप के होते हैं ये और अब आपको मैं बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिखा सी, तो यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? -1/a डी ए बाई डी टी, ए है ये, राइट। और -1/b डी बी बाई डी टी, और ये क्या होगा? 1/c डी सी बाई डी टी। यहाँ तक कोई डाउट? ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ा है। आज हमने रेट लॉ से ये पढ़ लिया के आर इंटू ए रेज टू दी पावर अल्फा एंड बी रेज टू दी पावर बीटा। तो यहाँ पर जो के आर है वो रेट कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन। के आर क्या है भाई? रेट कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन। अब देखिए, यही मैं बता रहा हूँ, इसके अलावा भी चीज़ें होती हैं। जैसे अगर अब मैं इसे इक्वेट कर दूँ डी ए बाई डी टू को, तो ये ए को मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। नाउ आई विल गिव इट अ नेम के ए, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ाऊंगा तो ये बहुत आएगा, बहुत। तो ये जो के ए है, इसे मैं क्या बोलूँगा मैं आपको बताता हूँ। के आर को मैं कहता हूँ, के आर को दिस इज रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन, राइट। तो के ए क्या है? व्हाट इज के ए? के ए होता है भाई रेट कांस्टेंट या रेट ऑफ डिसअपियरेंस कांस्टेंट, रेट ऑफ डिसअपियरेंस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू बी, वेरी इंपॉर्टेंट। सिमिलरली जब मैं बी को इधर लेकर के जाऊंगा माइनस डी बी बाई डी टी, तो वो बी इंटू के आर हो जाएगा। ये चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, तो आई विल कॉल इट के बी, राइट। इसी तरीके से अब यहाँ मैं के बी को क्या बोलूँगा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू, सॉरी ये ए था यहाँ पर, तो यहाँ पर बी के लिए वही रेट ऑफ डिसअपियरेंस, क्योंकि
ए और बी दोनों डिसअपियर हो रहे हैं। तो सी के लिए क्या हो जाएगा, डी सी बाई डी टी, इट विल बी सी इंटू के आर, ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, इट विल बी के सी ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। ये हो रहा है भाई, बोलो। अगर ये के सी आ गया आपका, तो इसे मैं बोलूंगा रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सी, या रेट ऑफ अपीयरेंस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू सी, राइट। इन चीज़ों को आपको दिमाग में रखना होगा, एंड देन यू विल फेस नॉट अ सिंगल इशू। तो यहाँ से आप ध्यान से देखिए कि ए कितना आ गया, ए इंटू के आर, के बी कितना आ गया, बी इंटू के आर, के सी कितना आ गया, सी इंटू के आर। तो के आर आपका क्या हो जाएगा, कि ए बाय ए, के बी बाय बी, और के सी बाय सी। ये हो जाएगा भाई आपका के आर, राइट। तो ये तीन तरीके के रेट कांस्टेंट हो गए। एक तो रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन, दैट इज के आर, एक रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, और एक रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। तो ये चीज़ें ध्यान रखना भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, रेट लॉ क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, कैसे डिटरमिन किया जाता है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन किया जाता है, राइट। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके ऊपर ये डिपेंड करता है, तो वो भी मैंने आपको बताया। तो इतनी सारी चीज़ें हमने की, और ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था जो मैंने ये टॉपिक आपको बताया। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये चीज़ें आपको हर जगह नहीं मिलेंगी। तो यहाँ तक करने के बाद टाइप्स ऑफ रेट कांस्टेंट तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई, क्योंकि मैं अगली क्लास में जो आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट विल बी इंटीग्रेटेड रेट लॉ। इंटीग्रेटेड रेट लॉ, जीरो ऑर्डर हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ेंगे, सेकंड ऑर्डर पढ़ेंगे, हाफ लाइफ क्या होती है, कैसे किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो भाई आज के लिए फिर इतना ही बहुत, एंड आई होप यू रियली एंजॉय टुडेज क्लास। तो अगर आपने इसे एंजॉय किया है तो इसी जो कुछ भी मैंने आज पढ़ा है, इसकी जो डीपीपी होगी वो मैं अपने ग्रुप तीव्रा पर, टेलीग्राम पर आप ये तीव्रा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको डीपीपी मिल जाएगी, और इसी चीज़ का मैं आपको मॉड्यूल भी प्रोवाइड करवा दूँगा, राइट। तो आप ये तीव्रा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं होमवर्क और सारी चीज़ें इस पर देता रहूँगा, और अगली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊँगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, और वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर देन व्हाट डज दैट ऑर्डर मीन, राइट। तो आज के लिए इतना ही बहुत है भाई। थैंक यू एवरीवन, and don't forget to share it and like it. Bye bye.